तो कहानी शुरू होती है दी वॉल के उस पार से, जहां नाइट्स वॉच से 3 लोगों की एक टुकड़ी कुछ वाइल्डलिंग्स यानी जंगलियों के ठिकाने को खोजने निकलते हैं। उस टुकड़ी में होते हैं सर वेमर रॉयस, विल और गैरेड। हमें वापस चलना चाहिए, गैरेड ने कहा, क्योंकि अब अंधेरा होने लगा था और आगे का जंगल घना होता चला जा रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, क्या मरे हुए लोगों से तुम्हें डर लगता है? ये आवाज़ सर वेमर रॉयस की थी। इस पे गैरेड ने कोई जवाब नहीं दिया। गैरेड एक अधेड़ उम्र का इंसान था जिसने कई शाही घराने वालों को आते जाते देखा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मरे हुए लोग मरे हुए होते हैं, हमें उनसे कोई काम नहीं। सर रॉयस पूछते हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वो वाइल्डलिंग्स मारे गए? गैरेड कहता है, विल ने देखा था, और अगर विल कह रहा है कि वो वाइल्डलिंग्स मर चुके होंगे तो वो सच ही कह रहा होगा। अब विल इस बहस में नहीं पड़ना चाहता था, तो उसने भी कह दिया कि मुर्दे अपना सबूत नहीं देते माय लॉर्ड। अगली आवाज़ गैरेड की आती है कि हमें वापस चलने पे ध्यान देना चाहिए, हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। 8 या शायद 9 दिन तक हमें लगातार चलना पड़े, और अब रात घिरने लगी है। सर रॉयस कहते हैं कि ये तो रोज़ होती है गैरेड, कहीं इस अंधेरे ने तुम्हें नामर्द तो नहीं बना दिया? अब इस बात से गैरेड चिढ़ चुका था। विल गैरेड के चेहरे पे गुस्सा साफ देख सकता था, पर गुस्से के अलावा गैरेड के चेहरे पे एक डर था, एक ऐसा डर जो कि इंसान की रूह को कंपा दे। और वो डर विल भी महसूस कर सकता था। विल पिछले 4 सालों से वॉल पे था। वो सैकड़ों बार वॉल के दूसरे तरफ वाइल्डलिंग्स के इलाके में जा चुका था, और कभी भी उसे ये अजीब सा डर महसूस नहीं हुआ था जो इस बार उन्हें महसूस हो रहा था। आज की रात थोड़ी अलग थी, एक ऐसी रात जिसके अंधेरे की सिहरन रोंगटे खड़े कर दे। वो पिछले 9 दिन से लगातार वॉल के नॉर्थ में बढ़े चले जा रहे थे, और हर बीतते दिन के साथ वॉल से दूर जा रहे थे, एक वाइल्डलिंग कबीले का पीछा करते हुए। हर दिन पिछले दिन से बुरा होता जा रहा था, पर आज की रात सबसे बदतर थी। तभी एक सर्द हवा उत्तर से बहती है, जिससे आसपास के पेड़ जीवित लोगों की तरह गूंज उठे थे। पूरे दिन विल को ऐसा लग रहा था कि कोई तो उन पर नज़र रखे हुए है, कोई ठंडी निगाहें उन पे गड़ाए हुए है, और गैरेड भी ये महसूस कर सकता था। पर वो ये सब अपने कमांडर को नहीं बताना चाहते थे। सर वेमर रॉयस एक राजघराने से आते थे। उम्र में सिर्फ 18 साल के सर रॉयस दिखने में एक सुंदर नौजवान थे। नाइट्स वॉच में जुड़े हुए उन्हें सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, और एक कम तजुर्बेकार से निर्देश लेना गैरेड को हजम नहीं हो रहा था। गैरेड कहता है, आगे जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम ज़्यादा आगे गए तब वापस लौटने में हमें 14 दिन लग जाएंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें सिर्फ बर्फबारी का सामना करना होगा। नहीं तो क्या आपने कभी बर्फ के तूफान का सामना किया है माय लॉर्ड? पर सर रॉयस ने गैरेड की बातों को अनसुना कर दिया और विल से पूछे, सब कुछ बताओ विल, तुमने क्या देखा था? अब विल नाइट्स वॉच में शामिल होने से पहले एक शिकारी था, तो विल बताता है, उन जंगलियों का ठिकाना यहाँ से 2 मील आगे टीले के दूसरी तरफ है, एक छोटी सी नदी के पास। वो 8 लोग हैं, सिर्फ आदमी और औरतें, कोई बच्चे नहीं थे। आग बुझ चुकी थी, पर देखा जा सकता था। उनमें से कोई भी किसी तरह की हरकत नहीं दिखा रहा था। मैंने काफ़ी देर तक देखा था, और कोई भी जिंदा चीज़ उतना स्थिर नहीं हो सकता माय लॉर्ड। रॉयस ने पूछा, क्या तुमने खून देखा था? विल ने कहा, नहीं माय लॉर्ड। रॉयस ने पूछा, क्या कोई हथियार दिखे? कुछ तलवारें, कुछ धनुष। एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी, भारी भरकम दिखने वाला, 2 सिर वाला। वो उसके बगल में ज़मीन पर था, ठीक उसके हाथ के पास, विल ने जवाब दिया। रॉयस ने पूछा कि उनकी बॉडीज़ किस अवस्था में थी। विल ने बताया, कुछ चट्टान के सहारे बैठे हुए थे तो कुछ ज़मीन पर गिरे हुए थे। रॉयस ने कहा, शायद सो रहे हों। वो गिरे हुए थे, विल ने जोर देते हुए कहा, और विल कांप उठा। रॉयस ने पूछा, तुम कांप रहे हो विल? विल ने जवाब दिया, ये सर्द हवा माय लॉर्ड। रॉयस गैरेड की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है गैरेड, उनकी मौत किस वजह से हुई होगी? गैरेड ने कहा, बेशक ठंड माय लॉर्ड। मैंने पिछली सर्दियों में लोगों को जमते हुए देखा है। सब कोई 40 फीट गहरी बर्फ की बात करते हैं, और किस तरह सर्द हवाएं उत्तर की तरफ से गूंजती हुई आती है। पर आपका असल दुश्मन ये ठंड है। ये आपकी सोच से भी जल्दी असर दिखाने लगती है। आप पहले कांपते हैं, फिर आपकी दांतें चटकती हैं, पाँव ठिठुरते हैं, फिर आप उस गर्म आग के सपने देखने लगते हैं। पर ठंड से ज़्यादा कोई नहीं जलाता, पर वो भी सिर्फ कुछ ही पलों के लिए। फिर ये ठंड आपके अंदर समा जाती है, और कुछ वक्त बाद आप इससे हार मान लेते हैं। आप बस बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद होने का इंतज़ार करने लगते हैं। सब कहते हैं कि ठंड दर्द नहीं देती। पहले आप कमज़ोर होते हो, फिर नज़र धुंधली पड़ने लगती है, और अंत में ऐसा लगता है कि आप किसी गर्म पानी के समंदर में समा रहे हो, एकदम शांत।
रॉयस कहता है पर पिछले कुछ दिनों से उतनी भी ठंड नहीं पड़ी कि 8 लोगों को मार दे। हम आगे जाएंगे। विल, तुम रास्ता दिखाना शुरू करो। अब वो तीनों आगे बढ़ने लगे। विल सबसे आगे था, उसके बाद सर वेमर रॉयस थे अपने वॉर हॉर्स पर और सबसे पीछे गैरेट था। तभी कहीं दूर से एक भेड़िए की आवाज आई और विल अपने घोड़े से उतर गया और कहा, यहाँ से पैदल जाना सही होगा माय लॉर्ड, वो ठिकाना इस टीले के उस पार है। रॉयस भी अपने घोड़े से उतर गया। गैरेट उन सर्द हवाओं में कुछ महसूस कर सकता था। वो कहता है, यहाँ पर कुछ तो है जो सही नहीं है। रॉयस पूछता है, सच में? गैरेट कहता है, आपको महसूस नहीं हो रहा? इस अंधेरे को सुनिए। विल भी उस डर को महसूस कर सकता था, पर रॉयस उनकी बात नहीं समझता और अपना लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल लेता है। विल कहता है, यहाँ जंगल घना है माय लॉर्ड, आपकी तलवार इन टहनियों में उलझ जाएगी। रॉयस विल की बात नहीं मानता। गैरेट कहता है कि हमें आग जलानी चाहिए। रॉयस कहता है, पागल हो गए हो क्या? इससे दुश्मन हमें देख लेंगे। गैरेट कहता है, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिनको दूर रखने के लिए हम आग जलाएंगे माय लॉर्ड। पर रॉयस फिर भी मना कर देता है और विल को आगे बढ़ने को कहता है। टीले पे पहुंचने के बाद विल एक पेड़ के नीचे लेटकर जंगलियों के कैंप को देखता है और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो लाशें वहां से गायब थी। तभी पीछे से सर रॉयस भी पहुंचते हैं और कहते हैं, लगता है तुम्हारे मरे हुए लोग कैंप छोड़ के भाग गए विल। विल कहता है, नीचे झुकिए माय लॉर्ड, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सर रॉयस विल को उठ खड़े होने की ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि इस पेड़ पर चढ़ो और देखो कहीं कोई आग तो नहीं जला रहा, क्योंकि वो जंगली ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। विल ना चाहते हुए भी चढ़ना शुरू किया। वो पुराने देवताओं से प्रार्थना कर रहा था। तभी नीचे से सर रॉयस की आवाज आई, कौन है वहां? विल भी रुक गया क्योंकि उसने भी किसी को तो देखा था, पर फिर वो सोचता है कि शायद वो कोई पक्षी होगा। पर तभी रॉयस पूछते हैं कि विल, ये अचानक से ठंड क्यों बढ़ रही है? और तभी रॉयस के आगे कोई आ खड़ा हुआ। वो लंबा था और पुरानी हड्डियों की तरह दुबला और सख्त था। मांस दूध की तरह पीले थे। जैसे जैसे वो हिलता गया उसका कवच रंग बदलने लगता था। कभी वो नए गिरे हुए बर्फ की तरह सफ़ेद था और कभी छाया की तरह काला। रॉयस कहता है, आगे मत बढ़ना, और रॉयस लड़ने को तैयार होता है। वो दूसरा शख्स भी आगे बढ़ता है। उसके हाथ में जो तलवार थी वो किसी भी इंसानी धातु से नहीं बनी थी। तब तक रॉयस उस दूसरे शख्स को लड़ाई के लिए ललकार चुका था। वो दूसरा शख्स ठहर गया। तभी विल ने उसकी आंखें देखी। उसकी आंखें गहरे नीले रंग के थे, किसी भी इंसानी आंख से बिल्कुल अलग। और धीरे धीरे उन जैसे और भी आने लगे। पहले 2 आए, फिर 3, 4, और देखते ही देखते उनका पूरा झुंड वहां आ चुका था। रॉयस उस शख्स से लड़ना शुरू किया और हर वार के बाद वो अपना संतुलन खो देता था। वो झुंड के लोग चुपचाप रॉयस को घेरे हुए शांत खड़े थे। ना तो उनके कोई चेहरे थे और ना ही कोई हरकत। तभी अगला हमला रॉयस के बाह पर होता है और रॉयस दर्द से चीख उठता है। उसकी बाह से खून बहने लगी थी। तभी वो सारे शख्स बोल उठे। उनकी भाषा इंसानी समझ से बाहर थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो रॉयस का मजाक उड़ा रहे हों। और फिर वो सब रॉयस को घेरना शुरू करते हैं और एक साथ कई तलवारें उठती है और अचानक से रॉयस की चीखें मौत के सन्नाटे में तब्दील हो जाती है। पेड़ पे बैठा विल अपनी आंखें बंद कर चुका था। उसे बस तलवारों से कटने की आवाज़ आ रही थी। उसकी आवाज़ उसके कंठ में सूख चुके थे। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था सिवाय सर रॉयस के लाश के। विल पेड़ से नीचे उतरता है और रॉयस की लाश को देखता है और फिर वो रॉयस के टूटे तलवार के एक टुकड़े को सबूत के तौर पे उठा के वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि उसके पीछे सर रॉयस उठ खड़ा होता है। रॉयस का बेजान शरीर अब नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें नीले बर्फ की तरह थी। विल उसे देख बस अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगता है और रॉयस विल का गला दबोच लेता है। रॉयस का शरीर ठंडा था, बिल्कुल ठंडे बर्फ के समान। तो ये कहानी का प्रोलॉग था। अब हम शुरू करेंगे असल कहानी को। सुबह का वक्त था और हवाओं से यह समझा जा सकता था कि सर्दियां आने वाली हैं। सुबह होते ही कई लोग बाहर निकले क्योंकि आज किसी का सर कलम किया जाने वाला था। ब्रैन भी उनके साथ निकला। ब्रैन इस बात से उत्साहित था क्योंकि वो पहली बार अपने भाइयों और पिता के साथ सम्राट का इंसाफ देखने जाने वाला था। ये गर्मियों के मौसम का 9वां साल था और ब्रैन के जिंदगी का 7वां। जिस शख्स को सजा दिया जाने वाला था उसे नगर से थोड़ी दूर एक कैद खाने में रखा गया था। रास्ते में रॉब को लगा कि
जिसे सजा देना है वो शायद कोई वाइल्डलिंग होगा। ब्रैन ये सुन के उन कहानियों के बारे में सोचने लगा जो उसे घर पर सुनाए जाते थे कि किस तरह वाइल्डलिंग्स कितने निर्दयी होते हैं। पर जब वो कैद खाने के पास पहुंचे तो सबने देखा कि ये कोई वाइल्डलिंग नहीं था, बल्कि ये नाइट्स वॉच का ही आदमी था। तभी ब्रैन के पिता ने अपने लोगों को इशारा दिया कि उस शख्स को उनके सामने लाया जाए। वहीं रॉब और जॉन भी अपने घोड़ों पर सवार थे और उनके बीच ब्रैन भी अपने पोनी पर बैठा हुआ था। ब्रैन के पिता भी अपने घोड़े पे बैठे हुए थे। दिखने में वो उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं थे जो घर पर आग के सामने बैठ के अच्छे दिनों की कहानियां सुनाता हो। उन्हें देखकर लगता था कि वो लॉर्ड स्टार्क ऑफ विंटरफेल हों। कैदी के साथ थोड़ी देर सवाल जवाब किया गया और फिर लॉर्ड स्टार्क के आदेश के बाद कुछ लोग उस कैदी के सर को जबरदस्ती लकड़ी के फट्टे पर रख दिए। थियॉन ग्रेजॉय जो कि उनका दास था, लॉर्ड स्टार्क को उनकी तलवार लाकर देता है। उस तलवार का नाम आइस था, रात के अंधेरे की तरह काला वेलेरियन स्टील का बना हुआ। लॉर्ड स्टार्क ने अपने ग्लव्स उतार के अपने होम गार्ड के कैप्टन जोरी कैसेल को थमा दिया और फिर कहा, In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name, King of the Andals and the Rhoynar and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm, by the word of Eddard of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, I do sentence you to die. ब्रैन का सौतेला भाई जॉन इस वक्त ब्रैन के कान में कहता है कि अपनी नजरें मत हटाना क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा। ब्रैन ने जॉन की बात मानी और नजरें जमाई रखी। जब सर धड़ से अलग हुआ तो खून की तेज धार सामने बर्फ को रंग दी। जॉन ने ब्रैन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने अच्छा किया। जॉन जो कि उस वक्त 14 साल का था, उसने ये सब बहुत बार देख रखा था। जब वो सब वापस आ रहे थे तो रॉब, जॉन और ब्रैन बाकी लोगों से आगे चल रहे थे। रॉब कहता है वो भगोड़ा सम्मान के साथ मरा। अब रॉब जो है वो एक नौजवान था, बिल्कुल अपनी माँ पे गया। गोरा रंग, लाल और भूरे बाल, नीली आंखें, बिल्कुल रिवर रन के हाउस टलीज की तरह। जॉन कहता है वो सम्मान नहीं था, उसकी आंखों में डर दिख रहा था। तुम्हें भी देखना चाहिए था स्टार्क। अब जॉन दिखने में अपने भाई रॉब से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें काली थी, जॉन सांवला था जबकि उसका भाई रॉब गोरा। जॉन एक पतला दुबला लड़का था पर रॉब सेम उम्र का होने के बाद भी एकदम तगड़ा था। रॉब ने जॉन की बात को टाल दिया और पूछा, रेस लगाना चाहोगे? जॉन ने कहा, क्यों नहीं, और वो दोनों अपने घोड़े तेजी से भगाते हुए ले गए। ब्रैन पीछे छूट चुका था। पीछे से उसके पिता आकर ब्रैन से पूछे, तुम ठीक हो ब्रैन? जी पिताजी, ब्रैन ने जवाब दिया। ब्रैन आगे कहता है कि रॉब कह रहा है कि वो कैदी सम्मान के साथ मरा, पर जॉन का कहना है कि वो डरा हुआ था। तुम क्या मानते हो? लॉर्ड स्टार्क ने ब्रैन से पूछा। ब्रैन ने पूछा, क्या एक इंसान डरे हुए होने के बावजूद बहादुर हो सकता है? एक इंसान सिर्फ तभी ही बहादुर बन पाता है ब्रैन, उसके पिता ने कहा। और फिर ब्रैन से पूछा कि तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक वाइल्डलिंग था जो बच्चों को उठा लेते हैं, ब्रैन ने जवाब दिया। लॉर्ड स्टार्क मुस्कुरा कर कहे, लगता है ओल्ड नैन तुम्हें फिर से कहानियां सुनाने लग गई हैं। पर असलियत में वो कैदी एक भगोड़ा था और एक भगोड़ा बहुत खतरनाक बन सकता है। उन्हें पता होता है कि उनकी जिंदगी वैसे भी खत्म है अगर वो पकड़े गए तो वो अपराध करने लगते हैं, सबसे घिनौने अपराध भी। पर तुमने मेरे सवाल को गलत समझा ब्रैन। सवाल ये नहीं था कि वो क्यों मरा, सवाल ये था कि ये काम मैंने ही क्यों किया। ब्रैन कंफ्यूज्ड था। उसने कहा, क्योंकि सम्राट रॉबर्ट के पास खुद का जल्लाद है? लॉर्ड स्टार्क ने कहा, हाँ है, और इससे पहले टारगेरियन सम्राटों के पास भी थे। पर हम स्टार्क आज भी पुराने तरीकों पे विश्वास करते हैं। हमारी रगों में आज भी फर्स्ट मैन का खून बहता है और हम ये मानते हैं कि जो सजा सुनाता है तलवार भी उसे ही चलानी होगी। अगर आप किसी की जान लेने वाले हो तो ये आपका फर्ज है कि आप उसकी आंखों में देख के उसके आखिरी शब्द सुनने की हिम्मत रखो, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो वो कैदी मौत का हकदार नहीं था। और एक दिन ब्रैन तुम भी राजा बनोगे, तुम्हारा भी एक किला होगा और तुम भी सम्राट की सेवा करोगे। तुम पर भी इंसाफ का भार आएगा। उस दिन ब्रैन तुम्हें ना तो इस काम में मजा आना चाहिए और ना ही तुम इससे मुंह फेरना, क्योंकि एक राजा जो जल्लाद के पीछे छुपता हो वो धीरे धीरे मौत की कीमत भूल जाता है। तभी जॉन आकर कहता है, पिताजी, ब्रैन मेरे साथ चलिए, रॉब को कुछ मिला है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रॉब के बाहों में कुछ है जिसे वो चुप करवा रहा है। तभी कैप्टन जॉरी कैसेल कहते हैं, रॉब पीछे हटिए। रॉब कहता है, कोई बात नहीं जॉरी, वो वैसे भी मर चुकी है। थियॉन ग्रेजॉय कहता है कि ये सब क्या है? रॉब कहता है, एक भेड़िया। थियॉन कहता है,
है नहीं, ये एक शैतान है, जरा इसके आकार को तो देखो। जॉन जवाब देता है ये एक डायर वुल्फ है, ये बाकी भेड़ियों से ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं। थियोन कहता है एक डायर वुल्फ, पर वो तो पिछले 200 सालों में नहीं देखे गए थे। पर ब्रैन ने जब रॉब के हाथों की तरफ देखा तो खुशी से उछल पड़ा। वो एक बच्चा था जिसकी आंखें भी नहीं खुली थी। और तभी जॉन एक और पपी ब्रैन के हाथों में पकड़ा दिया और कहा यहाँ पे ऐसे 5 हैं। पर बाकी सभी ये सोच रहे होते हैं कि एक डायर वुल्फ, वो भी इतने सालों बाद, एक अच्छी खबर नहीं। वहीं लॉर्ड स्टार्क इस डायर वुल्फ के मरने का कारण देख रहे होते हैं कि कैप्टन जॉरी कहते हैं कि लगता है ये बच्चे इस वुल्फ के मरने के बाद पैदा हुए होंगे। तभी एक का कहना होता है कि ये बच्चे भी जल्दी मर ही जाएंगे। थियोन कहता है कि हाँ, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। लाओ ब्रैन, उस पिल्ले को मुझे दो। ब्रैन कहता है नहीं, ये मेरा है। रॉब कहता है अपनी तलवार अंदर रखो ग्रेजॉय, हम इन्हें रखने वाले हैं। तब तक ब्रैन भी जिद कर चुका था। जॉन कहता है लॉर्ड स्टार्क, यहाँ 5 बच्चे हैं, 3 मेल और 2 फीमेल। आपके भी 5 जायज औलाद हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। और डायर वुल्फ आपके घराने की निशानी भी है, तो आपके बच्चे इसके हकदार हैं माय लॉर्ड। लॉर्ड स्टार्क पूछते हैं क्या तुम्हें खुद के लिए नहीं चाहिए जॉन? डायर वुल्फ स्टार्क घराने की निशानी है माय लॉर्ड, और मैं कोई स्टार्क नहीं, जॉन ने जवाब दिया। रॉब ने भी कहा कि हम सब खुद इनका ध्यान रखेंगे पिताजी, हमें इन्हें रखने दीजिए। और थोड़ी देर सोचने के बाद लॉर्ड स्टार्क भी मान गए और उन्होंने कैप्टन जॉरी को सारे पपीज को इकट्ठा करके विंटरफेल ले चलने को कहा। तभी जॉन को कुछ सुनाई देता है। जॉन दोबारा पलटकर उस डायर वुल्फ की लाश के पास जाता है जहां उसे एक और पपी मिलता है, पर यह पपी बर्फ की तरह सफेद था, जबकि बाकी 5 पपीज ब्राउन कलर के थे। जॉन ने इस पपी को खुद के लिए रख लिया और वो सब विंटरफेल लौट आए। यहाँ विंटरफेल में केटलिन को कभी भी गॉड्सवुड पसंद नहीं था। वो टली घराने से आती थी जो कि दूर दक्षिण में रिवर रन के पास रहते थे, रेड फोर्क नदी के किनारे। उनका गॉड्सवुड एक शांत बगीचे की तरह था जहाँ धूप और पक्षी रहते थे। पर विंटरफेल का गॉड्सवुड अलग था, यहाँ अंधेरा और अलग तरह के पेड़ थे। विंटरफेल के किले के बाहर ये 3 एकड़ में फैला एक ऐसा जंगल था जो 8000 साल पुराने पेड़ों से भरा हुआ था। वो एक शांत जगह थी जहाँ उन देवताओं का था जिनके कोई नाम नहीं थे। पर केटलिन जानती थी कि आज उसके हस्बैंड यहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी लॉर्ड स्टार्क को किसी की जान लेनी पड़ती है तो फिर वो यहीं आते हैं। केटलिन के मायके रिवर रन में वो भी देवताओं की पूजा करते थे, पर उनके देवता अलग थे। उनके देवताओं के नाम और चेहरे थे और वो एक छोटे से प्रार्थना घर में पूजा करते थे। उनका गॉड्सवुड बस बैठने और आराम करने के काम आता था। विंटरफेल में नेड ने केटलिन के लिए एक प्रार्थना घर तो बनवा दिया था, पर वो खुद एक असली फर्स्ट मैन के वंश के होने की वजह से आज भी उन देवताओं पे मानते थे जिनके ना तो कोई नाम थे और ना ही कोई शक्ल। विंटरफेल के गॉड्सवुड के बीचों बीच एक प्राचीन वेयरवुड का पेड़ था जिसके सामने एक छोटा सा तालाब भी था। नेड उस पेड़ को दी हार्ट ट्री कहता था। इस पेड़ के तने पे एक शक्ल उकेरी गई थी जो माना जाता था कि वो विंटरफेल से भी पुरानी है। अगर कहानियों को सच माना जाता तो उस शक्ल ने ब्रैंडन द बिल्डर तक को देखा था। उसने फर्स्ट मैन को वेस्टरोस भी आते देखा था। केटलिन ने नेड को उसी वेयरवुड पेड़ के नीचे बैठा देखा और कहा नेड। जब नेड का ध्यान टूटा तो उसने भी केटलिन से पूछा क्या बच्चे ठीक हैं? केटलिन ने बताया हाँ, वो किचन में है, भेड़िए के बच्चों का नाम सोच रहे हैं। आर्या तो खुशी से पागल हो चुकी है, सांसा भी खुश है, पर रिकॉन शायद से डर चुका है। वैसे भी अभी रिकॉन बस 3 साल का ही तो है। नेड कहता है पर उसे अपने डर का सामना करना सीखना होगा, क्योंकि वो हमेशा 3 साल का नहीं रहने वाला और सर्दियां आने वाली हैं। हाँ, केटलिन ने जवाब दिया, क्योंकि उसे हाउस स्टार्क का ये मोटो हमेशा से अजीब लगता था। नेड कहता है वो कैदी बहादुरी से मरा, तुम्हें ब्रैन को देखना चाहिए था, तुम्हें उस पर गर्व होता। मुझे हमेशा से ब्रैन पे गर्व था, केटलिन ने जवाब दिया, पर वो इस साल का 4था शख्स था। नेड ने आगे कहा वो बुरी तरह डरा हुआ था, मेरी बातें तक वो नहीं सुन पा रहा था। बेन ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि नाइट्स वॉच में अब 1000 लोगों से भी कम लोग बचे हुए हैं। लोग बस भगोड़े नहीं बन रहे बल्कि गश्त लगाने में भी मारे जा रहे हैं। क्या ये उन वाइल्डिंग्स का काम है? केटलिन ने पूछा। हो सकता है, नेड ने जवाब दिया। फिर नेड ने आगे कहा अगर हालात इसी तरह बने रहें तो एक दिन मुझे खुद वॉल के उस पार जाकर वहां के राजा से लड़ना होगा। अब इस बात से केटलिन घबरा गई। नेड ने कहा चिंता मत करो, मेंस राइडर मेरे लिए कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि दी वॉल के उस पार को वाइल्डिंग की टेरिटरी मानी जाती है और मेंस रेडर किंग बियॉन्ड द वॉल माना जाता है।
केटलिन कहती है कि वॉल के उस तरफ सिर्फ वाइल्डलिंग्स ही दुश्मन नहीं है। नेड कहता है अब तुम भी ब्रैन की तरह कहानियां सुनने लग गई हो। वो हजारों साल पहले मर चुके हैं, आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। तुम मास्टर लुविन से पूछ के देख लो। वैसे आज सुबह तक किसी ने डायर वुल्फ को भी नहीं देखा था, है ना? केटलिन ने जवाब दिया। मैं एक टली के साथ बहस ही क्यों कर रहा हूँ, नेड ने आगे कहा। बताओ माय लेडी, ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा? केटलिन ने जवाब दिया, मैं आपको परेशान नहीं करती, पर समाचार काफी दुखद है, इसलिए मैं सीधे बताती हूँ, जॉन एरिन नहीं रहे। अब ये समाचार नेड के लिए एक सदमे की तरह था। अपने जवानी के दिनों में नेड का बचपन ईरी में बीता था, जहां लॉर्ड एरिन, जिनका कोई संतान नहीं था, उन्होंने नेड और रॉबर्ट बेराथियन के देखभाल का जिम्मा उठाया। वहीं जब मैड किंग एरिश II टारगेरियन ने नेड और रॉबर्ट की मांग की, तो जॉन एरिन ही वो थे जिन्होंने सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। फिर 15 साल पहले रिवर रन में दोनों नेड और जॉन एरिन ने लॉर्ड होस्टर टली की दोनों बेटियों से शादी भी की थी। क्या यह खबर सही है? नेड ने पूछा। चिट्ठी पर सम्राट का मुहर था और खुद सम्राट रॉबर्ट ने चिट्ठी लिखी थी। सम्राट ने लिखा था कि एरिन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। राजवैद्य मास्टर पाइसल भी कुछ नहीं कर सके, केटलिन ने जवाब दिया। नेड काफी परेशान सा था, पर फिर भी उसने एक ही बात पूछी, तुम्हारी बहन और उसके बेटे की कोई खबर? वो दोनों ठीक है, बस वो ईरी लौट गए हैं, पर मैं चाहती हूँ कि वो रिवर रन चली जाए। वेल के किले में उसे बस अकेलापन महसूस होगा। तुम्हारे अंकल केटलिन, वो तो वेल में ही होंगे ना? नेड ने पूछा। हाँ, वो तो वही है, पर फिर भी लाइसा को अभी एक परिवार की जरूरत थी, केटलिन ने जवाब दिया। नेड ने कहा, तब तुम्हें ईरी जाना चाहिए। एक काम करो, बच्चों को भी साथ ले जाओ और वेल के किले को हंसी खुशी और किलकारियों से भर दो। काश मैं ऐसा कर पाती, केटलिन ने आगे कहा। चिट्ठी में एक और संदेश था कि सम्राट आपसे मिलने यहाँ विंटरफेल के लिए रवाना हो चुके हैं। नेड को यह समझने में थोड़ा वक्त लगा, पर जैसे ही उसने समझा, उसने पूछा, क्या रॉबर्ट यहाँ आ रहा है? उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। मैं जानती थी कि इस समाचार से आपको खुशी होगी, केटलिन ने आगे कहा। मैं आपके भाई बेंजेन को वॉल पर खबर भिजवा देती हूँ। जरूर, बिल्कुल भिजवाओ, नेड ने आगे कहा। मैं मास्टर ल्यूविन से उनका सबसे तेज पक्षी मांगूंगा। वैसे रॉबर्ट कब तक आ रहा है? बेवकूफ कहीं का, पहले वो संदेश नहीं भेज सकता था? उसके दस्ते में कितने लोग हैं? क्या चिट्ठी में उसने बताया? तकरीबन 100 नाइट्स हैं, केटलिन ने आगे जवाब दिया। फिर उन नाइट्स के पहरेदार और सैकड़ों फ्री राइडर्स और महारानी के भाई भी आ रहे हैं। अब नेड इस पे चुप हो गया, क्योंकि महारानी के परिवार और स्टार्क्स के बीच कभी अच्छे रिश्ते नहीं थे। विद्रोह के वक्त भी लैनिस्टर्स ने आखिरी वक्त पर ही रॉबर्ट का साथ दिया था। इसलिए नेड झुंझला कर कहता है, अगर रॉबर्ट के स्वागत में हमें लैनिस्टर्स को भी झेलना होगा तो यही सही। ऐसा लगता है सम्राट अपनी पूरी सभा को विंटरफेल ला रहे हैं। जहां सम्राट जाते हैं, उनकी रियासत उसके पीछे चलती है, केटलिन ने जवाब दिया। नेड कहता है, चलो अच्छा ही है, इसी बहाने हम सम्राट के बच्चों से भी मिल लेंगे। उसका सबसे छोटा बेटा जब आखिरी बार उसे देखा था तो वो उस लैनिस्टर औरत के स्तन से चिपका हुआ था। अब क्या उम्र होगी उसकी? 5 साल? 7 साल? वो हमारे ब्रैन की उम्र का है, केटलिन ने जवाब दिया और आगे कहा, और बस भी करो नेड, वो लैनिस्टर औरत हमारी महारानी है और हर गुजरते साल के साथ उसका घमंड बढ़ता जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। नेड ने कहा, हमें दावत का इंतजाम करना होगा और रॉबर्ट शिकार करना भी पसंद करेगा। मैं कैप्टन जॉरी को भेजता हूं ताकि वो किंग्स रोड से ही सम्राट की अगुवाई कर सके। रॉबर्ट को बता के आना चाहिए था। तो अभी तक आपने वेस्टरोस और विंटरफेल को देखा, अब हम चलेंगे एसोस और डेनेरिस टारगेरियन की कहानी में। जरा देखो इसे, लो छू कर देखो। वो एक कपड़े का टुकड़ा था। डैनी ने उस कपड़े को छू कर देखा। वो इतना मुलायम था जितना डैनी ने आज तक कुछ भी महसूस ना किया हो। क्या ये सच में मेरे लिए है? डैनी ने पूछा। ये एक तोहफा है मैजिस्टर इलीरियो की तरफ से, डैनी के भाई विसेरिस ने कहा। उसने आगे कहा, तुम्हें आज रात एक राजकुमारी की तरह दिखना है। डैनी तो ये जानती भी नहीं थी कि एक राजकुमारी जैसा दिखना क्या होता है। वो विसेरिस से पूछती है, इलीरियो हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? उसे हमसे क्या चाहिए? डैनी 13 साल की थी, पर उसे ये समझ में आता था कि पेंटोस की फ्री सिटी में कोई किसी के लिए कुछ भी मुफ्त में नहीं करता। इलीरियो कोई बेवकूफ नहीं है, विसेरिस ने आगे कहा। वो जानता है कि जिस दिन मैं अपने सिंहासन पे बैठूंगा उसे फायदा जरूर होगा। मैजिस्टर इलीरियो एक व्यापारी था जिसकी पहुंच सारे फ्री सिटीज तक थी। लोग यहाँ तक कहते थे कि वो वाइस टोथराक तक अपने संबंध रखता है। विसेरिस उस कपड़े को बगल में लटका दिया और डैनी को खाल ड्रोगो के बारे में बताया कि आज वो यहाँ आने वाला है। तुम्हें उन्हें खुश करना है और मैं जानता हूँ तुम मेरे गुस्से को जगाना नहीं चाहोगी। नहीं, डैनी ने जवाब दिया।
विसेरिस के वहां से जाने के बाद डैनी ख्यालों में खो गई। वो नीचे रास्तों पे खेलते बच्चों की आवाज सुन सकती थी। वो चाहती थी कि ये सब कुछ ना होता, वो भी उन बच्चों के साथ खेल पाती, गरीबी में ही सही पर शांति से रह पाती। वो फिर दूर नैरो सी को देखती है जिसके उस पार एक ऐसा रियासत था जहां नदियां बहती थी और उसे डोथराकी लोग राइश अंदाहली कहते थे, यानी द लैंड ऑफ द एंडल्स। फ्री सिटीज में वेस्टेरोस को द सनसेट किंगडम के नाम से जाना जाता था और विसेरिस उसे आवर लैंड कहता था और मानता था कि वेस्टेरोस उनका था और वो उसे वापस लेके रहेगा। पर डैनी को कुछ भी याद नहीं। विसेरिस जिन जगहों की बात करता था वो सब डैनी ने कभी नहीं देखा। जब विद्रोह हुआ था उस वक्त विसेरिस 8 साल का था, पर डैनी पैदा भी नहीं हुई थी। फिर भी डैनी उस कहानी को समझ सकती थी जो विसेरिस ने उसे बताई थी कि कैसे उसे और उसकी माँ को आधी रात में ही किंग्स लैंडिंग से निकल के ड्रैगन स्टोन आना पड़ा था, किस तरह उनका बड़ा भाई रेगार ट्राइडेंट नदी पर मारा गया था, किस तरह लैनिस्टर्स और स्टार्क्स ने मिलकर किंग्स लैंडिंग की घेराबंदी की थी और डॉर्न की राजकुमारी एलिया से रेगार के नवजात बच्चे को छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया था और रेड कीप के दरबार में किस तरह किंग स्लेयर ने उनके पिता का सर धड़ से अलग कर दिया था। डैनी का जन्म उस विद्रोह से 9 दिन बाद हुआ था जब एक तूफान ड्रैगन स्टोन के तट से टकरा रही थी। वो तूफान इतना भयंकर था जैसे पूरे टापू को चीर के रख दे और डैनी की माँ उसे जन्म देते हुए दम तोड़ दी। कुछ वक्त बाद विद्रोही का भाई ड्रैगन स्टोन पहुंचा और मौका देख के सर विलेम ने विसेरिस और डैनी को लेके भाग खड़े हुए और एसोस आ गए। वो काफी वक्त तक ब्रावोस में रहे थे, पर जब सर विलेम की मौत हुई तो नौकरों ने विसेरिस और डैनी को घर से निकाल दिया। उसके बाद वो एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे, ब्रावोस से मिर से ताइरोश, तो कभी कोहोर, वोलांतिस और लिस। वो कभी एक जगह ज्यादा वक्त तक नहीं रुकते और धीरे धीरे उनके हालात बद से बदतर हो गए। विसेरिस डैनी से एक ही बात कहता था कि एक दिन मैं वो सब लेके रहूंगा जो इन विद्रोहियों ने हमसे छीना था। वो 7 साम्राज्य, वो आयरन थ्रोन, वो किंग्स लैंडिंग, सब एक दिन मेरा होगा। पर डैनी तो बस ब्रावोस के उस पुराने घर में लौटना चाहती थी जहां उसका बचपन बीता था। तभी दासियां डैनी के नहाने का पानी तैयार कर चुकी थी। वो पानी बहुत ज्यादा गर्म था पर डैनी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे कभी भी गर्मी महसूस नहीं होती थी। वो दासियां डैनी को खाल ड्रोगो और उसके खालासार के बारे में बताने लगी, पर डैनी ने तो आज तक सोचा था कि वक्त आने पे उसे अपने भाई विसेरिस से शादी करनी होगी। टारगेरियन घराने में सैकड़ों सालों से यही चलता आया था। वो अपने वंश को शुद्ध रखना चाहते थे। विसेरिस कहता था कि हम टारगेरियंस ड्रैगन हैं, हमारी रगों में पुराने वेलेरिया का खून दौड़ता है और एक ड्रैगन किसी दूसरे जानवर के साथ मेट नहीं करता। पर आज वही विसेरिस फायदे के लिए अपनी बहन का सौदा कर रहा था। जब दासियों ने डैनी को तैयार कर दिया तब विसेरिस ने कहा, हाँ अब लग रही हो तुम एक राजकुमारी की तरह। तभी मैजिस्टर इलीरियो वहां आए और डेनेरिस को बधाइयां दी और विसेरिस से कहा, आपकी बहन खुद में पूरी सुंदरता है माय लॉर्ड, पर यह कुछ ज्यादा ही पतली है। विसेरिस ने कहा। उसने आगे कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ड्रोगो इसे पसंद करेगा? आप फिक्र न करें माय लॉर्ड, इलीरियो ने जवाब दिया। ड्रोगो इन्हें देख के खुश हो जाएगा। ऐसा ही हो, विसेरिस ने कहा। शाम ढलते ही इलीरियो, डैनी और विसेरिस खाल से मिलने के लिए निकले। विसेरिस कहने लगा, मुझे पूरे खालासार की जरूरत नहीं, बस 10,000 डोथराकी मिल जाए, मैं पूरे 7 साम्राज्य पर कब्जा कर लूंगा। टायरेल, रेड वाइन, डैरी, ग्रेजॉय, कोई भी अब उन विद्रोहियों से लगाव नहीं रखता। क्यों, है ना इलीरियो? जी जी बिल्कुल माय लॉर्ड, आपका वेस्टरोस आपकी राह देख रहा है, इलीरियो ने जवाब दिया। और इन सब बातों के साथ वो खाल के किले तक पहुंच गए। एक पहरेदार उनके पालकी के पास आया और इलीरियो ने भी डोथराकी में कुछ बात की, जिसके बाद वो पहरेदार उन्हें किले के अंदर ले गया। किले के अंदर काफी भीड़ थी, अलग अलग जगह से लोग वहां पहुंचे थे। मिर, लिस, ताइरोश, पोर्ट ऑफ इबेन, समर आइल्स, सभी जगह से वॉरियर्स, हॉर्स लॉर्ड्स वहां पहुंचे थे। और तभी डैनी को ये एहसास हुआ कि उस पूरे जगह में सिर्फ वही एक औरत थी। इलीरियो ने डैनी से कहा, वहां राजकुमारी, आप उन तीनों लोगों को देख रही हैं? वो खाल ड्रोगो के 3 ब्लड राइडर्स हैं। पहला वो खाल मोरो, उसके साथ उसका बेटा रोगोरो और उनके पीछे वो सर जोरा मॉरमॉन्ट।
इस आखिरी नाम ने डैनी का ध्यान खींचा। उसने पूछा, एक नाइट? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सम्राट उसे मारना चाहते थे क्योंकि उसने कुछ शिकारियों को ताइरोश के एक व्यापारी को बेच दिया था, नाइट्स वॉच में देने के बजाय। बड़ा ही अजीब कानून है, इलीरियो ने जवाब दिया। मैं आज रात सर जोरा से मिलना चाहूंगा, विसेरिस ने कहा। तभी इलीरियो ने डैनी से कहा कि इस तरफ राजकुमारी, खाल ड्रोगो वहां बैठे हैं। इलीरियो ड्रोगो को सलाम करने गया, तब तक विसेरिस डैनी से कहता है, उसकी चोटी देख रही हो तुम? ऐसा माना जाता है कि जब एक डोथराकी हार जाता है तब वो अपनी चोटी को काट लेते हैं ताकि पूरी दुनिया उस शर्मिंदगी को देखे। पर ड्रोगो वो आज तक कभी नहीं हारा, इसलिए तुम उसकी रानी बनोगी। पर डैनी इतना डर चुकी थी कि वो कहती है कि मुझे इसकी रानी नहीं बनना, मुझे घर जाना है। विसेरिस गुस्से में कहता है, कौन सा घर बताओ? हमारा सब कुछ छीन लिया गया है, किस घर जाने की तुम बात कर रही हो? डैनी रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। विसेरिस कहता है, मैं जानता हूँ, हम यहाँ से एक सेना लेके जाएंगे, खाल ड्रोगो की सेना, और इसके लिए तुम्हें उसे शादी करनी पड़े या उसके साथ सोना पड़े या उसके 40,000 लोगों के साथ सोना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपनी आंखें पोंछो, इलीरियो उसे लेके आता ही होगा। डैनी ने पलट के देखा तो ड्रोगो इन्हीं की तरफ आ रहा था और विसेरिस के डर से वो आंसू पोंछ के चुपचाप खड़ी हो गई। तो अब कहानी दोबारा शिफ्ट होती है डैनी से वेस्टेरोस की तरफ। विंटरफेल के किले के दरवाजे में 300 नाइट्स अंदर आए, घोड़ों पे सवार, हाउस बेराथियन का परचम लहराते हुए। नेड इन सब सवारों में कईयों को पहचानता था। सबसे पहले दिखे सर जेमी लैनिस्टर, उसके बाद सैंडोर क्लिगैन, उनके बगल में युवराज भी अपने घोड़े पर थे, और सबसे पीछे था महारानी का बौना भाई टिरियन लैनिस्टर। पर उस भीड़ में एक शख्स था जिसे नेड पहचान नहीं पा रहा था। वो नेड के सामने अपने घोड़े से उतरा और एक परिचित आवाज के साथ चिल्लाते हुए कहा, तुम आज तक नहीं बदले नेड। पर काश नेड भी सम्राट के लिए यही कह पाता। 15 साल पहले जब वो हाउस बेराथियन का राजा सिंहासन जीतने गए थे, तब रॉबर्ट एक नौजवान था, एक ऐसा तगड़ा नौजवान जिसके सपने लड़कियां देखती हों। 6.5 फीट का कद, और जब वो अपना आर्मर और अपने घराने का एंटलर हेलमेट पहनता था तो किसी दानव से कम नहीं लगता था। उसकी ताकत भी किसी दानव जैसी ही थी। वो अपना वॉर हैमर इतना भारी चुनता था जिसे नेड हिला भी नहीं पाता था। नेड ने आखिरी बार रॉबर्ट को आज से 9 साल पहले देखा था, जब स्टार्क्स और बेराथियन ने मिलकर बेलॉन ग्रेजॉय के विद्रोह को कुचल दिया था। और अब ये रॉबर्ट बस मोटा हो चुका है, दाढ़ी बढ़ा चुका है, तोंद निकल चुकी है, पर फिर भी वो नेड का सम्राट था। इसलिए नेड ने सिर्फ इतना कहा, महामहिम विंटरफेल आपका है। तभी पीछे से महारानी सर्सी लैनिस्टर ने प्रवेश किया। उनकी पालकी इतनी बड़ी थी कि वो किले के दरवाजे से अंदर नहीं आ पाया। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। सारी औपचारिकता पूरी की गई। तभी सम्राट ने कहा, तहखाने में चलते हैं नेड, मुझे पूर्वजों को सम्मानित करना है। पर महारानी कहती है कि इसकी अभी क्या जरूरत है, हम सब थके हुए हैं, पूर्वज इंतजार कर सकते हैं। इस पे रॉबर्ट ने इस कदर सर्सी को घूरा कि वो आगे कुछ नहीं बोली। नेड और रॉबर्ट तहखाने की तरफ बढ़े। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। तभी नेड ने कहा, आशा करता हूँ महामहिम कि आपको विंटरफेल तक का सफर रास आया हो। रॉबर्ट कहता है, क्या बकवास करते हो, हर तरफ बस जंगल, झाड़, बर्फ। दी नेक के बाद कोई ढंग का सराय भी नहीं मिला, चारों तरफ सन्नाटा। ये नॉर्थ में इतने कम लोग क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है सब बर्फ के नीचे छिपे रहते हैं। तभी नेड कहता है कि आशा करता हूं बर्फ ने आपको ज्यादा परेशान ना किया हो महामहिम। रॉबर्ट कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब गर्मियों में इस जगह की ये हालत है तो सर्दियों में यहाँ का हालत क्या होता होगा। रॉबर्ट आगे कहता है, तुम्हें मेरे साथ साउथ चलना चाहिए नेड, गर्मियां खत्म होने से पहले तुम्हें उसका स्वाद जरूर लेना चाहिए। और फिर रॉबर्ट नेड को हाई गार्डन के बगीचे, किंग्स लैंडिंग के शहर और स्टॉर्म्स एंड की गर्मियों के बारे में बताता है कि किस तरह वहां औरतें भी पसीने से तरबतर हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ना पहना हो। तभी रॉबर्ट और नेड नीचे पहुंच जाते हैं। यहाँ सभी पूर्वजों की मूर्तियां थी सिंहासन पे बैठे हुए, और नेड कहता है वो वहां दूसरी तरफ है पिताजी और ब्रैंडन के साथ। वो धीरे धीरे तहखाने के दूसरी तरफ पहुंचे। वहां 3 मकबरे थे। पहला लॉर्ड रिकार्ड स्टार्क का, जो नेड के पिता थे और विंटरफेल के शासक भी। दूसरा ब्रैंडन स्टार्क का, जो सिर्फ 20 साल का था जब मैड किंग एरिस टारगेरियन ने उसे मरवा दिया था। और तीसरा लियाना स्टार्क का, नेड की बहन। नेड उसे बहुत प्यार करता था और रॉबर्ट उससे भी ज्यादा। रॉबर्ट की उससे शादी होने वाली थी। रॉबर्ट ने इन मकबरों के आगे सम्मान प्रकट किया और नेड से कहा, नेड, तुम्हें इन्हें यहाँ दफनाना था, वो इससे कुछ अच्छा डिजर्व करती थी। वो एक स्टार्क थी महामहिम, यही उसकी सही जगह है, नेड ने जवाब दिया।
नेड ने आगे कहा, मैं उसके साथ था जब उसने दम तोड़ा था महामहिम। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे घर वापस ले जाऊंगा। वो विंटरफेल आना चाहती थी। मेरे कानों में आज भी उसके वो आखिरी शब्द गूंजते हैं। उसकी आवाज़ खराब सेहत के कारण टूट रही थी और आखिरी पलों में उसने मेरी उंगलियों को कस के पकड़ रखा था। मैं बस उसे अपने बाहों में थामे रखा था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। रॉबर्ट कहता है, मैंने कसम खाई थी कि मैं रेगार टारगेरियन को मौत के घाट उतार दूंगा जो उसने लियाना के साथ किया था, और आपने वो किया भी, नेड ने कहा, पर सिर्फ एक ही बार। ये रॉबर्ट का जवाब था। और अब यहाँ पे उस ट्राइडेंट की लड़ाई का वर्णन आएगा जहाँ रॉबर्ट और रेगार की भिड़ंत हुई थी। रॉबर्ट और रेगार लड़ते हुए ट्राइडेंट नदी आ पहुंचे थे। उनके चारों तरफ सेनाएं भीड़ रही थी। रॉबर्ट अपने विशाल वॉर हैमर के साथ था। वहीं टारगेरियन युवराज का कवच काले रंग का था। उस पे उसके घराने का चिन्ह साफ देखा जा सकता था, एक 3 सिरों वाला ड्रैगन धूप में चमकता हुआ। उनके नीचे ट्राइडेंट का पानी खून से लाल हो चुका था और अब रॉबर्ट और रेगार आपस में भिड़ जाते हैं और एक ब्लो आता है रॉबर्ट के तरफ से जो रेगार के आर्मर को तोड़ता हुआ उसके सीने में धंस जाता है। जब तक नेड वहां पहुंचा उसने देखा कि चारों ओर की सेना शांत हो चुकी थी। ट्राइडेंट के पानी में रेगार की लाश पड़ी थी और उस मृत युवराज का कवच टुकड़ों में बिखरा हुआ था। आज भी हर रात मैं उसे अपने सपनों में मारता हूँ, रॉबर्ट ने आगे कहा। उस दरिंदे के लिए 1000 मौत भी कम हो। नेड इस पे कुछ ना कह सका और फिर आगे कहा, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए महामहिम, आपकी पत्नी इंतजार कर रही होगी। नेड और रॉबर्ट वहां से चल दिए और रास्ते में रॉबर्ट ने कहा, अब अगर तुमने एक बार और मुझे महामहिम कहा, मैं तुम्हारा सर भाले पे टंगवा दूंगा। हम सिर्फ सम्राट और प्रजा नहीं नेड, उससे कुछ ज्यादा हैं। नेड ने कहा, मैं जानता हूँ, तो मुझे जॉन के बारे में कुछ बताओ। मैंने आज तक किसी को इतनी जल्दी बीमार होते नहीं देखा। 2 हफ्ते पहले तक एरिन बिल्कुल ठीक थे और फिर इस कदर बीमार हो गए कि उनकी मौत हो गई। नेड ने फिर जॉन एरिन की पत्नी लाइसा के बारे में पूछा। रॉबर्ट ने बताया कि वो उसके मर्जी के बिना अपने बेटे को लेके ईरी चली गई। रॉबर्ट ने उसके बेटे को लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर के यहाँ भेजने का सोचा था। नेड ने कहा कि हो सकता है कि वो डर गई हो रॉबर्ट, वैसे भी उसका बेटा अभी बहुत छोटा है। रॉबर्ट ने कहा, 6 साल का और बीमार रहने वाला, और वो अब ईरी का शासक है। लॉर्ड टाइविन उसका अच्छा देखभाल करते, पर लाइसा उसे रात के अंधेरे में ही लेके भाग गई। वो बच्चा मेरे नाम पर रखा गया था, रॉबर्ट एरिन। उसे संभालना मेरा फर्ज था, पर लाइसा कुछ भी सुनना ही नहीं चाहती थी। नेड ने कहा कि वो लाइसा के बेटे को अपने यहाँ विंटरफेल में रख सकता है। वैसे भी लाइसा और केटलिन बहनें थी, तो शायद लाइसा नेड का प्रस्ताव मान ले। रॉबर्ट ने बताया कि सुझाव अच्छा था मेरे दोस्त, पर लॉर्ड टाइविन अपनी सहमति दे चुके हैं और उनके खिलाफ जाना सही नहीं होगा। नेड ने कहा, मैं अपने भतीजे के लिए ज्यादा चिंतित हूँ रॉबर्ट, ना कि लॉर्ड टाइविन के गुस्से के लिए, क्योंकि तुम्हें एक लैनिस्टर के साथ नहीं सोना पड़ता, रॉबर्ट ने जवाब दिया। रॉबर्ट ने आगे कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाते हो नेड, छोड़ो ये सब बातें और चलो यहाँ से चलते हैं। रास्ते में रॉबर्ट ने कहा, तुम जानते हो नेड, मैं इतने सालों बाद विंटरफेल क्यों आया? नेड को अंदाजा था, पर उसने कहा, जरूर मुझसे मिलने, और फिर यहाँ वॉल भी तो है, आपको वहां जाना चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए जो वॉल पे पहरा देते हैं। मेरे भाई बेंजन, हाँ तुम्हारा भाई बेंजन, मैं उसकी बात जरूर सुनूंगा। और वॉल, वो तो पिछले 8000 सालों से खड़ा है, तो वो और थोड़ा इंतजार कर सकता है। मैं यहाँ उससे भी जरूरी काम से आया हूँ। ये मुश्किल घड़ियां हैं नेड, मुझे अपने जैसे लोगों की जरूरत है, जॉन एरिन जैसे लोग। एरिन ने सालों तक सेवा की, लॉर्ड ऑफ ईरी के तौर पे, वार्डन ऑफ ईस्ट के तौर पे और हैंड ऑफ द किंग के तौर पे भी। उसे रिप्लेस कर पाना मुश्किल है। पर उसका बेटा, नेड ने जवाब दिया, उसका बेटा ईरी का शासक बनेगा और वहां का अर्थव्यवस्था संभालेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, रॉबर्ट ने कहा। अब इस बात से नेड चौंक गया था। उसने कहा, पर महामहिम, सालों से एरिन घराना वार्डन ऑफ ईस्ट रहे हैं, वक्त आने पे वो जिम्मा भी उस बच्चे को दे दिया जाएगा नेड। देखो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2 साल है सोचने को, और एक 6 साल का बच्चा कोई सेना नायक नहीं होता, रॉबर्ट ने जवाब दिया। शांति के घड़ी में एक टाइटल बस एक सम्मान ही होता है महामहिम, उस लड़के को वो टाइटल रखने दीजिए, इसे आप एरिन के इतने सालों की सेवा का कर्ज समझ के चुका दीजिए, नेड ने कहा। रॉबर्ट को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, एरिन की सेवा उसके सम्राट के प्रति उसका कर्तव्य था। मैं एरिन की सेवा का मजाक नहीं बना रहा और तुम ये बात समझते हो, पर तुम ये भी समझो कि बेटा बाप नहीं हो सकता, एक बच्चा ईस्ट को थामे नहीं रख सकता। और बहुत हुआ, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगा, मैं इससे जरूरी काम से आया हूं।
और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नेड। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ महामहिम, नेड ने जवाब दिया। पर नेड जानता था कि रॉबर्ट अब क्या कहने वाला है। रॉबर्ट ने कहना शुरू किया, मुझे हमारे ईरी के दिन आज भी याद है नेड, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा साथ काम करें। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ किंग्स लैंडिंग चलो। वैसे भी तुम यहाँ दुनिया के दूसरे छोर में पड़े हुए किसी के काम नहीं आते। रॉबर्ट थोड़ी देर रुकता है और कहा, विश्वास करो दोस्त, एक सिंहासन पे बैठे रहना उसे जीतने से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। कानून पेचीदा काम है और हिसाब देखना उससे भी ज्यादा। और लोग, वो तो कभी खत्म ही नहीं होते। मैं हर रोज उस सिंहासन पे बैठता हूँ और लोगों की शिकायतें सुनता हूँ। सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, पैसा, जमीन या इंसाफ। और वो झूठ जो वो तुम्हें बताते हैं मेरे मंत्री, वो भी कम नहीं है। मैं चापलूसों और बेवकूफों से घिरा हुआ हूँ नेड। कोई भी इंसान इन सब के बीच पागल हो जाएगा। कभी कभी तो सोचता हूँ कि काश हम ट्राइडेंट की लड़ाई हार जाते। मैं समझ सकता हूँ, नेड ने कहा। रॉबर्ट कहता है कि इसीलिए वो ये जिम्मा नेड को सौंपना चाहता है। और रॉबर्ट आगे कहता है, लॉर्ड एडार्ड स्टार्क, आज से मैं तुम्हें हैंड ऑफ द किंग बनाता हूं। अब ये सुनते ही नेड रॉबर्ट के आगे घुटनों पे बैठ जाता है, क्योंकि हैंड ऑफ द किंग होने का मतलब था कि 7 साम्राज्यों में दूसरा सबसे ताकतवर शख्स बन जाना। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, इसलिए नेड कहता है, मैं इस सम्मान के काबिल नहीं महामहिम। रॉबर्ट हंसते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें सम्मानित करने आया होता तो मैं तुम्हें सेवा निवृत्त कर देता नेड। मैं तो तुम्हें काम देने आया हूं। तुम मेरे साथ चलोगे और पूरे रियासत को संभालोगे, ताकि मैं आराम से खाऊं पीऊं और एक दिन मौत को गले लगा लूं। और यह कहकर रॉबर्ट और जोर से हंसने लगा। नेड अभी भी सम्राट के आगे झुका हुआ था। रॉबर्ट ने उसे उठाकर कहा, क्या यार, तुम्हें भी कभी कभार हंसी मजाक कर लेना चाहिए। तुम मेरे साथ साउथ चलो, मैं तुम्हें दोबारा हंसना सिखा दूंगा। तुमने मुझे यह सिंहासन जीतने में मदद की थी, अब तुम मुझे इस पे शासन करने में भी मदद करो। हम साथ शासन करने के लिए बने हैं नेड। लियाना होती तो वो भी यही कहती, और हम आज बस दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार होते। वैसे देर अभी भी नहीं हुई है, तुम्हारी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है, क्यों ना हम दोनों घरानों को जोड़ दें। अब इस बात से नेड चौंक गया। उसने कहा, पर सांसा सिर्फ 11 साल की है। जिस पे रॉबर्ट ने कहा, पर उसकी सगाई तो हो सकती है जॉफरी से। शादी के लिए हम कुछ साल और रुक जाएंगे। ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी महामहिम, इतने सारे शुभ समाचार एक साथ मिलना। पर मैं इस बारे में केटलिन से भी बात करना चाहूंगा, नेड ने कहा। रॉबर्ट ने जवाब दिया, जरूर जरूर बात करो, पर हाँ, ज्यादा वक्त मत लगाना नेड। लॉर्ड एडार्ड स्टार्क एकदम निशब्द थे। वो मानते थे कि यहाँ नॉर्थ में उनकी असली जगह है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, और सर्दियां आने वाली थी।